हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम जबरदस्त बढ़िया वाली चल रही है। जनवरी में हमें एग्जाम को किसी भी हाल में क्लियर करना है, तो आप अपने आप को फुली मोटिवेट रखिए, पूरे जोश के साथ तैयारी करते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रिवीजन का दूसरा चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं रजिस्ट्रेशन वाले में से। तो एक मुद्दा रजिस्ट्रेशन का ही बनता है। यहां दो मेन मुद्दे हमें डिस्कस करने हैं। सेक्शन 9 जो हमारे पास चार्ज ऑफ जीएसटी का टॉपिक है, जिसमें बेसिकली रिवर्स चार्ज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। यानी कि दो मुद्दे हैं, दोनों एग्जाम में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। बट इन एनी केस अगेन ये चैप्टर की वेटेज 5 से 7 नंबर की रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम ये चैप्टर पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्विकली रिवाइज करने वाले हैं और साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में आईसीएआई ने पूछे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक चार्ज ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात, ये चैप्टर चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताता है। कोई भी लॉ होता है उसका एक चार्जिंग सेक्शन होता है जिसकी वजह से वो टैक्स लगा पाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में भी आपने पढ़ा है कि एक सेक्शन बनाया गया जो इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की बात करता है, एंड देन हर हेड की इनकम को टैक्सेबल करने के लिए वहां पे चार्जिंग सेक्शन बनाए गए। सिमिलर वे में जीएसटी में भी चार्जिंग सेक्शन बनाया गया है ताकि जीएसटी नाम का जो टैक्स है वो चार्ज किया जा सके, वसूल किया जा सके। तो चार्जिंग की अथॉरिटी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उस लॉ को, उस एक्ट को देता है और उस एक्ट ने उस अथॉरिटी को ग्रैब करने के लिए एक चार्जिंग सेक्शन बनाया। दो सेक्शंस हैं। अगर आप सीजीएसटी एक्ट की बात करोगे तो सेक्शन 9 है और आईजीएसटी एक्ट की बात करोगे तो सेक्शन 5 है। सर दोनों में क्या लिखा है? दोनों में बातें सेम लिखी गई है, बस थोड़ा सा फर्क है। सीजीएसटी एक्ट आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में बताता है, तो आईजीएसटी एक्ट आपकी इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहली बात, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई। सप्लाई ही वो इवेंट है जिसकी वजह से जीएसटी में टैक्स लगता है। अगर सप्लाई नहीं होगी तो टैक्स नहीं होगा। और सर ये सप्लाई दो टाइप की हो सकती है, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट। सर हमें पता है इंटरस्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में। और सर इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। उसके अलावा टैक्सेबिलिटी के हिसाब से भी सर ये दो टाइप की हो सकती है, एफसीएम और आरसीएम। एफसीएम म्हणजे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब नॉर्मल केसेस में जब हम किसी को गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं तो सप्लायर टैक्सेस कलेक्ट करता है सप्लायर रेसिपिएंट से, और फिर वो टैक्सेस सप्लायर गवर्नमेंट को देके आता है। दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर रिवर्स चार्ज में क्या होता है? सर उल्टा सिस्टम होता है। मतलब मैंने अगर गुड्स बेचे हैं किसी को, मैंने किसी को सर्विस दी है, तो रेसिपिएंट के ऊपर ये बर्डन होगा टैक्स का कि वो सरकार को देके आए। यानी कि रेसिपिएंट को कहा गया कि आप सरकार को देके आओ, सप्लायर से वो बर्डन रेसिपिएंट के ऊपर डाल दिया गया है। सर ट्रांजैक्शन में टैक्स उतना ही पड़ता है, बस देने वाला व्यक्ति कौन है वो बदल जाता है। सर जीएसटी के प्रोविजन कहां पे लगते हैं? पूरे इंडिया पे लगते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब सर जम्मू कश्मीर की क्यों बात कर रहे हो, वो तो नॉर्मल हो गया। यस, तो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर। कुछ डेफिनेशन है, इनको मैं स्किप करूंगा, जब रेलेवेंट होगी मैं डिस्कस कर दूंगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है। लायबिलिटी टू पे द टैक्स बाय द रेसिपिएंट। सर इसमें रेसिपिएंट जो होता है वो टैक्स देता है सरकार के पास, ना कि सप्लायर। ठीक है, आई होप ये बात आपको पहले से क्लियर है। आप फास्ट ट्रैक में बैठे हो तो ऑब्वियस है ये चीजें आपने पहले से वर्ड्स पढ़े हुए हैं सारे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन। इस चैप्टर में दो ही सेक्शन है। रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22 से 30 तक की बात थी सीजीएसटी एक्ट की, यहाँ पे दो ही सेक्शन है सर। सेक्शन 9 है सीजीएसटी एक्ट का, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आईजीएसटी का सेक्शन 5 है, और सेक्शन 10 है सीजीएसटी एक्ट का जो कंपोजिशन की बात करता है। सबसे पहले दोनों के सेक्शंस के अंदर 5-5 सब सेक्शन ऐड किए गए हैं, चाहे सेक्शन 9 हो चाहे सेक्शन 5 हो। सर आप ये सेक्शन इतनी बार क्यों बोल रहे हो? क्या हमें याद करने? नहीं, आपको याद नहीं करने, बस समझने के लिए यहाँ पे जो 5 सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस है सॉरी, उनको समझने के लिए आपको एक बार ध्यान रखना है कि 5 चीजें बताई गई है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट चार्जिंग पॉइंट है। टैक्स शैल बी लेविड ऑन सप्लाई। सबसे पहली बात सर सप्लाई पे लगेगा। किस चीज की सप्लाई? गुड्स और सर्विस। मतलब पहली बात सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई क्या होता है क्या नहीं होता उसके लिए पूरा एक चैप्टर है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्ट सर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन्हें जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। कौन से हैं सर? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड
अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, मतलब बेसिकली आपकी शराब और शराब में मिलाए जाने वाले कुछ केमिकल्स, इन्हें जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इस पे स्टेट टैक्सेस कलेक्ट करती है और स्टेट के लिए मेजर रेवेन्यू आता है। तो सरकार ने कहा कि इस पे जीएसटी लग गया तो सेंट्रल स्टेट में सारा बच जाएगा, स्टेट को नुकसान हो जाएगा, तो इन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। इवन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बाहर रखता है। तो बेसिकली जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है इन दो प्रोडक्ट को छोड़कर, ठीक है। अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी एक्ट कहता है अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगाया जाएगा। दोनों 20-20% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 20 + 20 40। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर एक ही टैक्स लगाया जाएगा आईजीएसटी, और वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम रेट गवर्नमेंट 40% तक रख सकती है जीएसटी की। उसके बाद ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा सर, वो सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी हमने डिस्कस किया है। और रेट जो भी होगी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और इसका भुगतान, इसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्सेबल पर्सन की है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। खैर यहां से मेन पॉइंट यही बनता है कि सर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट है तो सी और एस, इंटर स्टेट है तो आई, ठीक है। ये टैक्सेस वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से जो वैल्यू बनती है उसके ऊपर लगाए जाएंगे एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। उसके बाद ये सबसेक्शन 1 था। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है सर? सबसेक्शन 2 कहता है कि ये 5 प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। पांचों पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट है जिन पे फिलहाल पुराने लॉज, वैट, एक्साइज ड्यूटी, वो सब कुछ लगता है। जीएसटी में ये आएंगे बट फ्रॉम अ फ्यूचर डेट। अभी के लिए सरकार नहीं लगा रही है, सरकार को बहुत सारा टैक्सेस यहां से कलेक्ट हो रहा है, तो सरकार ने कहा अभी इस पे हम जीएसटी नहीं लगा रहे, बाद में लगाएंगे। ये था हमारा सबसेक्शन 2। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर के सबसे 2 इंपॉर्टेंट मुख्य सबसेक्शंस, सबसेक्शन 9(3) एंड 9(4). 9(3) और 9(4) ये दोनों ही आरसीएम की बात करते हैं। 9(3) में बताया गया है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो सरकार नोटिफाई कर सकती है थ्रू अ नोटिफिकेशन, जिसके केस में टैक्सेस सप्लायर नहीं रेसिपिएंट पे करेगा। सर यही तो आरसीएम होता है। यस, तो सरकार के पास पावर है, अथॉरिटी है कि 9(3) में वो कुछ ट्रांजेक्शंस, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नोटिफाई कर देंगे जिनके ऊपर आरसीएम लगेगा। अब गुड्स भी नोटिफाई किए गवर्नमेंट ने, सर्विसेज भी। गुड्स हमारे सिलेबस से बाहर रखे गए हैं, उन्हें हमें नहीं पढ़ना है, गिने चुने गुड्स हैं, तो गुड्स के लिए हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस सर्विसेज पे रहेगा। वो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा, मतलब सप्लायर को नहीं, रेसिपिएंट को टैक्सेस उन ट्रांजेक्शन पे पे करने। और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। उसके अलावा 9(4) भी आरसीएम की बात करता है, लेकिन इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। 9(4) में 3 चीजों का ध्यान रखना है। यहां पे सप्लायर हमेशा अनरजिस्टर्ड होगा। 9(4) में भी आरसीएम ही है सर, उसकी भी ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, लेकिन शर्तें क्या है? सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड, एंड दैट टू स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। तो सर यहां सप्लायर, बेचने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो सर वो टैक्स वैसे भी नहीं ले सकता। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी का, और गुड्स एंड सर्विसेज भी नोटिफाइड होंगे। जब ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी एंड वो ट्रांजेक्शन नोटिफाइड होगा तो 9(4) का आरसीएम भी लग सकता है दोनों ही आरसीएम। अभी हम 9(3) से स्टार्ट करते हैं। 9(4) हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिस्ट दे रखी है बुक में, हम रीड करेंगे मोटा मोटी, बट इंपॉर्टेंट 9(3) है। तो चलिए 9(3) की लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 28 जून 2017, मतलब जीएसटी आने से पहले ही ये लिस्ट निकाल दी थी जिस ट्रांजेक्शन पे आरसीएम लगेगा। चले तो 1 बाय 1 वो ट्रांजेक्शन देखते हैं, वो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसपे सरकार ने आरसीएम नोटिफाई कर रखा है। फर्स्ट, जीटीए सर्विस, सबसे कॉमन, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जब भी कोई व्यक्ति आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज देता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, मैंने कहा जब भी कोई व्यक्ति आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज देता है एंड वो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, फर्स्ट he is providing services related to goods transportation and number 2 he is issuing consignment note। सर बिल्टी बनाता है। सर कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? कागज होता है, उस पर लिखा होता है किसका माल है, कहां से आया है, कहां जाएगा, क्या वजन है, एक प्रूफ होता है कि हमने किसी को सामान संभला दिया है, हमने किसी को गुड्स की पोजीशन जो है किसी और को दे दिया, तो वो कंसाइनमेंट नोट बनना जरूरी है। तो 2 चीजें होनी जरूरी है, पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज, नंबर 2 इशुएंस ऑफ
बिल्टी और कंसाइनमेंट नोट। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो सर्विस देने वाला कहलाएगा जीटीए, सप्लायर विल बी नोन एज जीटीए। सर दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। सर वो व्यक्ति हमें गुड्स ट्रांसपोर्ट तो करके दे रहा है लेकिन कंसाइनमेंट नोट कुछ नहीं बनाता, गाड़ी में माल रख देते हैं, पहुंचा देता है और उतार लेते हैं, तो सर वो जीटीए नहीं है। जीटीए होने के लिए दोनों कंडीशन होनी जरूरी है। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो सप्लायर इज जीटीए, और जीटीए जब सर्विसेज देगा टू अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रेसिपिएंट। अगर जीटीए ने अपनी सर्विस दी है फैक्ट्री को, जीटीए ने सर्विस दी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जीटीए ने सर्विस दी है रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को या सोसाइटी को। सर याद कैसे करें? देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी दो वर्ड एक जैसे, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, ये भी दोनों वर्ड्स जो है वो क्लास ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, एंड लास्ट इज फैक्ट्री। ये 7 लोग हैं, दो दो का पेयर बना लीजिए, कोई नेमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है। सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और फैक्ट्री। इन 7 को अगर आपने सर्विसेज दी है, 7 में से किसी को भी सर्विस दी है बीइंग अ जीटीए, तो आपकी सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि सामने वाला टैक्स पे करेगा। यस सर, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। पहला, आपने सर्विसेज दी तो एज अ जीटीए आपने खुद फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर लिया था, यानी कि जो जीटीए होता है उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर जीटीए ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और वो खुद कहता है कि सर मैं तो फॉरवर्ड चार्ज लूंगा, सर ऐसा वो क्यों करेगा? उसने खुद ने ट्रक खरीदा है भाई, वो टायर भी खरीदेगा, सर्विसिंग भी करवाता है, तो उसे अपना आईटीसी निकालना है, तो उसने रजिस्ट्रेशन लिया और कह रहा है कि मैं तो फॉरवर्ड चार्ज लगाऊंगा, तो फिर उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। या सेकेंडली, जीटीए ने सर्विसेज किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी है, सर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है लेकिन सिर्फ टीडीएस वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, उसने टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, सिर्फ टीडीएस के पर्पस के लिए ले रखा है, तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। तो इन 2 केसेस में आपका आरसीएम नहीं लगता है, अदरवाइज जीटीए जब भी सर्विसेज देगा तो आरसीएम लगेगा। अब अगर सर आरसीएम लगेगा तो रेसिपिएंट 5% टैक्स पे कर देगा, और सर अगर आरसीएम नहीं लगेगा तो अगेन जीटीए के पास 2 ऑप्शन है कि वो या तो फॉरवर्ड चार्ज में 12% पे करे और सारा आईटीसी ले ले, या फिर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में 5% भरे और उस केस में उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ये वाला केस जीटीए कभी ऑप्ट नहीं करना चाहेगा, बिकॉज अगर वो कोई आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहता देन वो चाहेगा कि सामने वाला ही टैक्स भरते। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो जीटीए की सर्विसेज के केस में आपका आरसीएम लगता है। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब हम जीटीए की बात करते हैं तो यहां पे कहा गया सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर इसका मतलब, मान लीजिए हमने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली, सर सामने वाले ने ट्रांसपोर्टेशन के नाम का हमसे 20,000 रुपए वसूल किया भाड़ा, फ्रेट, और उसने हमसे 5,000 रुपए पैकिंग के नाम के भी चार्ज किए, पैकिंग चार्जेस, और उसने 3,000 हमसे लोडिंग अनलोडिंग के भी लिए। तो सर ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज के तो 20,000 ही थे, ये 5,000 पैकिंग के, 3,000 लोडिंग अनलोडिंग के, तो जीटीए की सर्विस कौन सी है? इन सभी को जीटीए की सर्विस माना जाएगा, बिकॉज दीज आर द सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन। तो सर मतलब हमें क्या 28,000 पे आरसीएम भरना पड़ेगा? यस, क्योंकि ये सारी सर्विस ट्रांसपोर्टेशन के लिए थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस एंट्री में ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी पहली एंट्री जीटीए की, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। सेकंड क्लास है लीगल सर्विस। सर लीगल सर्विस मतलब कोई आपको लीगल सर्विसेज देता है, कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है, यहाँ पे दोनों को कवर किया गया, चाहे एडवोकेट अकेला प्रैक्टिस करता है, चाहे वो सीनियर एडवोकेट क्यों ना हो या फर्म ऑफ एडवोकेट हो, वो आपको लीगल सर्विसेज देते हैं। एंड रिसीवर शुड बी एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर सर्विस देने वाला कौन है? एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फिर आपका कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है। सर्विस रेसिपिएंट कौन है? सर सर्विस रेसिपिएंट कोई बिजनेस एंटिटी है। तो ऐसे केसेस में आरसीएम लग जाएगा और टैक्सेस इस बिजनेस एंटिटी को भरने पड़ेंगे। याद रखना, अगर सर्विस रेसिपिएंट किसी ने अपने घर के पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए ली है, तो उस केस में वो सर्विस एग्जम्प्ट हो जाती है। एग्जम्पशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बात। तो बेसिकली एक एडवोकेट बिजनेस को सर्विस देगा तो आरसीएम लग जाएगा, नॉन बिजनेस यूजर्स को दे रहा है तो फिर उस केस में वो एग्जम्प्ट हो जाता है। लीगल सर्विस का क्या मतलब है सर? लीगल सर्विस मींस एनी सर्विस provided in relation to advice,
कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। आपने सर्विसेज दी है सर जिसमें आप चाहे किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, कोई कंसल्टेंसी दे रहे हो, या किसी भी टाइप से कोई हेल्प कर रहे हो किसी भी टाइप की, किसी भी लॉ में, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो आपके कोई सिविल लॉ हो, किसी भी टाइप का लॉ हो, इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। सर हमने हमारे बिजनेस में इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेज दिया, अब इनकम टैक्स के सामने हमने अपील फाइल की है, तो उस अपील के लिए हमने एक एडवोकेट हायर किया, 25,000 रुपए फीस देंगे। क्या ये लीगल सर्विस है सर? यस, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशनल सर्विस ले रहे हो। सर लेकिन हमारा केस तो आईटीएटी के पास है, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। कोई बात नहीं, यहां पे कहा गया कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल हो, तो अगर आपने रिप्रेजेंटेशनल सर्विस ली, आप कोई सलाह लेने जा रहे हो किसी एडवोकेट से, इन सब केसेस में आपका लीगल सर्विस आपको दी गई है, माना जाएगा और आरसीएम लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, सर हमने एडवोकेट को हायर किया, बोला जी हमारी अकाउंटिंग करके दे दो, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दे दो, क्या ये भी लीगल सर्विस है सर? द आंसर इज नो। सर एक एडवोकेट को हमने हायर किया, वो बहुत अच्छा मैप भी बना के देता है सर, आर्किटेक्ट कोर्स नहीं कर रखा लेकिन बहुत अच्छा बना के देता है, क्या वो भी लीगल सर्विस है? अगेन आंसर इज नो। लीगल सर्विसेज में ये चीजें ही शामिल होंगी। एंड याद रखना, रेसिपिएंट कुड बी लिटिगेंट, एप्लीकेंट और पिटिशनर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप केस करने वाले हो या आपके खिलाफ केस हो रखा है। अगर आपने एडवोकेट की बिजनेस पर्पज से सर्विसेज ली है तो आरसीएम लगेगा। सेम प्रोविजन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए भी है, अगर आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ली है तो अगेन आरसीएम लगेगा। फोर्थ एंट्री, स्पॉन्सरशिप सर्विस, अमेंडमेंट भी आई थी, अमेंडमेंट के लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। स्पॉन्सरशिप सर्विस देने वाला कोई भी व्यक्ति है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोवाइडर कौन होना चाहिए सर? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, और याद रखना पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, यहां एलएलपी भी शामिल है, तो इंप्लाइड है सर देने वाला कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर लेने वाला कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, अगेन आरसीएम लग जाएगा। फिफ्थ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर सर कोई व्यक्ति अपना घर किराए पे देता है, रहने का घर किराए पे दे रहा है, किसको दे रहा है? एक रजिस्टर्ड पर्सन को। देने वाला कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर दिया क्या है किराए पे? घर। किसे दिया गया है? रजिस्टर्ड पर्सन को। आरसीएम लगेगा, दिस रजिस्टर्ड पर्सन विल पे द टैक्स। बस एक चीज का ध्यान रखना, मिस्टर ए एक सोल प्रोप्राइटर है एंड ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मिस्टर ए एक सोल प्रोप्राइटर है एंड ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, उसने अपने लिए, अपनी फैमिली के रहने के लिए घर किराए पे ले लिया, क्या आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा सर, क्योंकि वो उसने अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए लिया है, ना कि बिजनेस के लिए। ऐसे केसेस में आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही मिस्टर ए जो रजिस्टर्ड है और उसने अपने एम्प्लॉय के लिए घर ले लिया तो आरसीएम लगेगा, और उस केस में आरसीएम में मिस्टर ए को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ये एंट्री इंप्लाइड है कि अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे लिया। अब यहां पे कंडीशन क्या है? देखिए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में देने वाला कोई भी हो सकता था, लेने वाला शुड बी रजिस्टर्ड, बट अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में लेने वाला तो आपका रजिस्टर्ड पर्सन ही होना चाहिए, लेकिन घर के अलावा कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है, लाइक कोई शॉप है, कोई हॉल है, कोई वैकेंट प्लेस है, वैकेंट प्लॉट है, ये किराए पे देने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है। दैट मीन्स सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। देने वाला कौन है सर? अनरजिस्टर्ड। लेने वाला कौन है? रजिस्टर्ड। एंड लेने वाला यहां कंपोजिशन डीलर के अलावा कोई हो। ये भी एक अमेंडमेंट थी जो इसी बार की गई है, इसका भी लॉजिक हमने अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि कंपोजिशन वाले को कोई आईटीसी नहीं मिलता। अब अगर कंपोजिशन डीलर जो रजिस्टर्ड है और वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से दुकान किराए पे लेगा, लेट से 10,000 महीने का रेंट भर रहा है, तो अब उससे 18% जीएसटी पे करवाना गलत हो जाता, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम यहाँ पे कंपोजिशन डीलर को रिलैक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, सर्विसेज बाय डायरेक्टर। जब एक डायरेक्टर अपनी सर्विसेज देता है एक बॉडी कॉर्पोरेट को, एक कंपनी को, तो उन सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि कंपनी को टैक्स आरसीएम में भरना पड़ेगा। मतलब सर सर्विस देने वाला है डायरेक्टर, सर्विस लेने वाली है कंपनी, तो आरसीएम लगेगा और कंपनी को टैक्सेस आरसीएम में भरने पड़ेंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, एक डायरेक्टर सर जब एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है तो सर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारे काम करना, जिसके बदले में उसे मंथली सैलरी मिलती है। तो क्या सर इस केस में भी गवर्नमेंट ये कहेगी कंपनी से कि तुम टैक्सेस भरो? देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अगर आ गया
तो आपको सैलरी मिल रही है। एंड सैलरी के लिए काम करना इज नॉट अ सर्विस, इसे शेड्यूल 3 में साफ साफ बाहर रखा गया। तो सर उस केस में आरसीएम भरवाने की बात नहीं हो रही है, जहां पे नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से पेमेंट हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल सर, एक कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी एम्प्लॉय नहीं होता, नोट कर लेना, याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जा रही है, तो फिर वहां पे सर उस केस में उसने सर्विसेज दिए जिसके ऊपर टैक्सेस सरकार ने कहा है कि कंपनी को आरसीएम में भरना पड़ेगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट का इस्तेमाल करना है। अगर टीडीएस कटा है, आप किसी को कोई इनकम के तौर पर अमाउंट पे करोगे तो आपको टीडीएस काटना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने टीडीएस सेक्शन 192 में काटा है, सर सेक्शन 192 है सैलरी का टीडीएस, मैं 192 सेक्शन की बात कर रहा हूं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है। अगर सेक्शन 192 में टीडीएस कटा है, दैट मींस वो अमाउंट सैलरी का था, तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन अगर टीडीएस 194 जे में कटा है तो प्रोफेशनल फीस है सर, फिर आरसीएम लगेगा। एक और वर्ड भी आप देख सकते हो, अगर आपको दिखता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में होती है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्टर के पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है जो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी को रेंट पे दे देता है। ऐसे केसेस में अगर मान लो एक डायरेक्टर के पास, मान लीजिए एक ऑफिस स्पेस है, शॉप है, उसके पास ऐसे ही पड़ी है, उसने कंपनी को रेंट पे दे दी, तो ऐसे केसेस में सर्विस जब दी गई है तो उसने डायरेक्टर कैपेसिटी में नहीं दी, पर्सनल कैपेसिटी में दी है, तो इस एंट्री में आरसीएम नहीं लगेगा। ऑल्दो आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि इससे ऊपर वाली 2 एंट्री में कहीं पे वो फॉल ना कर जाए, बिकॉज मैंने एग्जांपल रेंटिंग ऑफ शॉप या रेंटिंग ऑफ हाउस लिया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एजेंसी सर्विस, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें सर्विस देने वाला एजेंट होगा, रेसिपिएंट प्रिंसिपल होगा, तो रेसिपिएंट प्रिंसिपल को टैक्सेस आरसीएम में भरने पड़ेंगे। ऐसी 4-5 एंट्रियां हैं, हम एक साथ पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इंश्योरेंस एजेंट। जब इस इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज किसी इंश्योरेंस कंपनी को देगा तो इंश्योरेंस कंपनी को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। रिकवरी एजेंट, वसूली भाई, सर पैसा वसूल करके लाता है ये रिकवरी एजेंट, किसके लिए सर? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के लिए, तो अगेन आरसीएम लगेगा और टैक्सेस इनको भरना पड़ेगा। आईसीए ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, सर रिकवरी एजेंट ने सर्विसेज दी है पैसा वसूली की किसी कार डीलर को, बिजनेसमैन भी रिकवरी एजेंट रख सकते हैं सर, कार डीलर ने रखे हुए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? आरसीएम नहीं लगेगा, बिकॉज रिकवरी एजेंट की सर्विसेज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को जब दी जाती है तो ही आरसीएम है, ठीक है। चलिए, सर्विसेज बाय इंडिविजुअल डीएससी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बेसिकली ये वो व्यक्ति होते हैं जो बैंक के प्रोडक्ट बिकवाते हैं, बैंक के लोन, बैंक के सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाना, करंट अकाउंट ओपन करवाना, जिनके बदले में इन्हें कमीशन मिलता है। तो अगर आपने एज अ डीएस से काम किया एंड डीएससी की सर्विस देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, देने वाला कौन है? इंडिविजुअल है, मतलब बेसिकली ही शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। सर जब आपने बोला इंडिविजुअल है तो वहीं पे क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरी बात, किसे दी गई है सर? ये बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को सर्विस दी गई है। आपने एनबीएफसी या बैंकिंग कंपनी को डीएससी के तौर पर सर्विस दी है, कमीशन रिसीव करोगे तो रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस विल बी लायबल टू पे द टैक्स। सिमिलर वे में बिजनेस फैसिलिटेटर जब अपनी सर्विस बैंक को देता है तो बैंक जो है वो टैक्स भरेगा। एंड लास्टली, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का एजेंट जब अपनी सर्विस देता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को, तो फिर उस केस में बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टैक्स भरेगा। याद रखना, यहां पे ये एंट्री कवर नहीं की गई है कि बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बैंक को सर्विस देगा तो आरसीएम लगेगा, ये एंट्री नहीं है। यहां पे ये कहा गया कि एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को सर्विस देता है। सर बिजनेस फैसिलिटेटर में और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट में फर्क क्या है? ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि हम फास्ट ट्रैक में हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर बेसिकली एक छोटा व्यक्ति होता है जो छोटे छोटे काम करता है बैंक के बिहाफ पर, फॉर्म भरवा लाएगा, कोई बैंक अकाउंट ओपन कर देगा, उसके कागज कलेक्ट कर लेगा, ये छोटे मोटे काम कर सकता है। लेकिन बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बैंक के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने की बड़ी पावर रखता है। तो ये छोटा व्यक्ति है इसलिए बैंक टैक्स भरेगा इसका, और ये बड़ा व्यक्ति है, खुद का टैक्स से खुद भर सकता है, और ये इतना बड़ा है कि अपने एजेंट रखता है तो उस एजेंट का टैक्स भी यही भरेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप यहां पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज स्किल बेस्ड सर्विसेज के लिए भी आरसीएम की बात कही गई है। सर कैसे? अगर आप एक म्यूजिक कंपोजर हो,
फोटोग्राफर हो या आर्टिस्ट हो और आप अपनी सर्विस किसी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या ऐसे ही किसी व्यक्ति को देते हो तो आरसीएम लग जाएगा। यहाँ पे जो आपकी सर्विसेज होंगी जिसमें आपने अपना कोई भी कॉपीराइट है वो सामने वाले को यूज करने के लिए दिया है या ट्रांसफर कर दिया है तो उस केस में आरसीएम लगेगा। सेम प्रोविजन ऑथर के लिए भी कहा गया है, आप इसे रीड कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना ऑथर कैन आल्सो ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज। ऑथर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर सकता है, वो ऑप्शन उसे एक बार अपने पोर्टल पे ऑप्ट करना होगा और वो 1 साल तक वैलिड रहेगा वंस ऑप्टेड। इवन उसे अपने इनवॉइसेस पे भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उसने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रखा है। नेक्स्ट कुछ और एडिशनल सर्विसेज हैं, लाइक सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ये आरबीआई की एक कमेटी होती है जो बेसिकली आरबीआई के बिहाफ पर ओवरसीइंग का काम करती है, मतलब वो जांच पड़ताल का देखने का काम करती है, जो प्रोफेशनल बेसिस पे आरबीआई को ही सर्विस दे रही है, इसके बदले में आरबीआई इनको फीस देता है। तो ऐसे केसेस में सर्विस रेसिपिएंट आरबीआई है, आरबीआई ही टैक्स भरेगा। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, अगर मान लीजिए मेरे डीमैट में रिलायंस के शेयर पड़े हैं, टाटा पावर के शेयर पड़े हैं और वो मैं किसी को लेंड कर रहा हूं, उधार दे रहा हूं, तो जो बोरोवर होगा ना, बेसिकली मैंने लेंडिंग की सर्विस दी जिसके बदले मुझे कमीशन या रेंट मिलेगा, तो वो बोरोवर जो होगा जिसने मुझसे उधार लिया, दैट पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की सर्विसेज पे भी आरसीएम बताया गया है, लाइक सर्विसेज बाय सीजी, एसजी, यूटी, एलए। सीजी माने सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। इन्होंने अपनी सर्विस दी है किसी भी बिजनेस एंटिटी को। सर्विस देने वाला कौन है सर? सरकार। सर्विस लेने वाली कौन है? बिजनेस। तो ऐसे केसेस में आरसीएम लगेगा। बस इसके 3-4 एक्सेप्शन है। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको भी अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं, एक बार इसको भूल जाइए। इसके अलावा सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन रेलवे। इंडियन पोस्ट या इंडियन रेलवे, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बहुत बल्क लेवल पे इंडिया में काम करते हैं, मोनोपोली में है इंडियन पोस्ट भी और इंडियन रेलवेज भी। इनकी सर्विसेज पे हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सरकार खुद टैक्स भरेगी, आपसे कलेक्ट करेगी और फिर पे करेगी। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, किसी भी एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विस दे रही है सरकार, वेदर वो पोर्ट के अंदर हो या बाहर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इन सर्विसेज पे भी एफसीएम लगेगा। एंड लास्टली, गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर कहीं पे टैक्सेबल होगी तो इसके ऊपर टैक्सेस सरकार खुद भरेगी, इस केस में भी आरसीएम नहीं लगेगा। तो ये 3 ऐसी सर्विसेज हैं जिनके केस में अगर आपने बिजनेस एंटिटी को दी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी को दी हो, हमेशा एफसीएम ही लगेगा। इसके अलावा कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी लेगी गवर्नमेंट से तो हमेशा आरसीएम में बिजनेस एंटिटी को टैक्स भरना पड़ेगा। इवन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी क्या कहा गया, सरकार देगी ये सर्विस किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में आपका आरसीएम लगेगा। ऊपर वाले में और इस एंट्री में यही फर्क है, ऊपर वाली एंट्री में किसी भी नेचर की सर्विस हो अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये वाली तो रेसिपिएंट चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हमेशा रेसिपिएंट पे लायबिलिटी है। लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहा गया कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा सामने वाला व्यक्ति तो ही वो टैक्सेस पे करने के लिए आरसीएम में लायबल है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन इसी बार ऐड किया गया है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। तो ऊपर जब हम कहते हैं कि भाई लोकल अथॉरिटी सर्विसेज देती है तो आरसीएम लगता है, डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी तो मतलब आरसीएम नहीं लगेगा, डीडीए खुद एफसीएम में टैक्सेस पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विस, सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। अगर कोई व्यक्ति आपको सिक्योरिटी पर्सोनल, सिक्योरिटी स्टाफ देता है और बदले में आप उसको अमाउंट पे कर रहे हो सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, तो यहां पे भी आरसीएम है। लेकिन याद क्या रखना है सर, सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर कौन होना चाहिए सर? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। नेचर ऑफ सर्विसेज सप्लाइंग सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसमें आप पर्सनल सप्लाई कर रहे हो किसी को। नंबर 2 सर, यहाँ पे सर्विस देने वाला कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। एंड लेने वाला कौन होना चाहिए सर? रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो सकता है, इट शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन। अगेन 2 एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को दे रहे हो सर्विस जो सिर्फ सेक्शन 51 में टीडीएस के पर्पज से रजिस्टर्ड है, सेम जीटीए में भी था प्रोविजन, तो ये प्रोविजन नहीं लगता। सिमिलर वे में आपने सर्विस कंपोजिशन डीलर को दी है, वो भी रजिस्टर्ड तो होता ही है, बट स्टिल अगेन यहाँ पे अगर रेसिपिएंट कंपोजिशन डीलर है तो आरसीएम नहीं लगेगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में सामने वाला ही टैक्सेस पे करेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस की बात की गई है कि कब आपका आरसीएम लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट।
नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो तो ऑब्वियस है इंपोर्टर भी पे द टैक्स। जो इंडिया में बैठा है वही भर सकता है, जो इंडिया के बाहर है वो टैक्स नहीं भर पाएगा। लास्ट एंट्री है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। लास्ट एंट्री है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक चीज से इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने मिस्टर ए से बात की, कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम हर रोज हमारे एम्प्लॉय को कंपनी से पिकअप करोगे और घर छोड़ के आओगे, ये तुम्हारा काम है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मिस्टर ए कैसी नेचर की सर्विस दे रहा है? क्या वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है पैसेंजर की, या फिर वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है? आप कहोगे सर नहीं, ये तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हुई कि एक पॉइंट से पिक करके दूसरे पॉइंट छोड़ के आएगा। यस, बट यहां पे कौन सी सर्विस की हम बात करें? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसमें बेसिकली वो मोटर व्हीकल्स आपको दे देगा। जहां जहां आप कहोगे वहां वहां वो आपको लेके जाएगा, जैसे जैसे आप कहोगे वैसे लेके जाएगा, रुकेगा, छोड़ेगा, सब आपके हिसाब से करेगा। और उस केस में आपने जो सर्विसेज ली है दैट विल बी नोन एज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। अब यहां पे क्या कहा गया है? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। किसी भी टाइप के मोटर व्हीकल को आपने किराए पे लिया। कौन से मोटर व्हीकल सर? जो किस लिए बनाए गए? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहां माल ढोने वाले व्हीकल्स की बात नहीं कर रहे, यहां पैसेंजर वाले व्हीकल्स की बात की जा रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप ये वाली सर्विसेज लोगे और बदले में कंसिडरेशन दोगे तो सर कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। उस कंसिडरेशन में फ्यूल का पैसा भी जोड़कर लिया जाएगा। मतलब सर सिर्फ गाड़ी की कीमत, गाड़ी का भाड़ा नहीं ले रहे, गाड़ी के भाड़ा के साथ हम कंसिडरेशन के अंदर ही फ्यूल की लागत भी इंक्लूड करके ही चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में सर्विस देने वाला कौन होना चाहिए सर? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। हु शुड बी सर्विस प्रोवाइडर? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और सर सर्विस लेने वाला कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट। देने वाला सर छोटा व्यक्ति, लेने वाला बड़ा व्यक्ति, तो आरसीएम लग जाएगा और सामने वाले व्यक्ति यानी रेसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि यहां पे भी वही ऑप्शन है जो जीटीए में होता था कि सप्लायर कैन आल्सो ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तो उस केस में यहां पे फिर दो सिनेरियो बनते हैं। वो फॉरवर्ड चार्ज में 12% भी पे कर सकता है, या वो फॉरवर्ड चार्ज में वो 5% भी पे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। 12% अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में पे करते हो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट अगर आप 5% पे करना चाहते हो फिर आपको लिमिटेड आईटीसी मिलता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हमें आरसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो ये था 9.3 की लिस्ट हमने पूरी डिस्कस कर ली है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर आरसीएम नोटिफाइड किया गया है। अब बात करते हैं 9.4 की। 9.4 में अगेन आपके गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई किए गए जिनके ऊपर आरसीएम लगेगा, लेकिन दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। यहाँ रेसिपिएंट जो है वो हमेशा रजिस्टर्ड होता है एंड सप्लायर हमेशा अनरजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ दो तीन चीजों को नोटिफाई किया गया है, आप इसे देख सकते हो। पहली बात तो यहाँ पे ये तीन चीजें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें सर? जो आपका सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो आपका रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, दैट टू स्पेसिफाइड क्लास, एंड इवन गुड्स एंड सर्विस भी नोटिफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दो तीन चीजें नोटिफाई की गई है। लाइक जब आप रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल करते हो, आप प्रमोटर हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस केस में आपको 80% तक का माल जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना होता है। अगर वो शॉर्टफॉल रह जाती है तो प्रमोटर 18% आरसीएम में टैक्स पे करता है। सिमिलर वे में सीमेंट भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका आपको 80% तक जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। अगर आपने वो पूरा नहीं किया तो अगेन प्रमोटर 28% आरसीएम में पे करेगा। एंड सेम प्रोविजन कैपिटल गुड्स के लिए भी है। कैपिटल गुड्स पे भी प्रमोटर एप्लीकेबल रेट से जीएसटी पे करेगा। एग्जाम के लिए रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 9.4 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इज 9.5। सेक्शन 9 में आपके फॉरवर्ड चार्ज की भी बात की गई है। सेक्शन 9 में रिवर्स चार्ज में भी दो अलग अलग केसेस 9.3 या 9.4 की बात की गई है। एंड सेक्शन 9 में 9.5 भी एक स्पेशल प्रोविजन है। सर 9.5 में क्या है? मैं 9.5 को स्पेशल चार्ज बोलता हूं। आप हेडिंग देख सकते हो, 9.5 इज स्पेशल चार्ज। नॉर्मली या तो सप्लायर टैक्स पे करता है या रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। सर 9.5 एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति से टैक्स भरवाया जा रहा है तो ना सप्लायर है ना रेसिपिएंट है। सर वो कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। जब स्पेसिफाइड सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेची जाएंगी तो सर बेचने वाला सप्लायर कोई और होगा, लेने वाला कस्टमर कोई और होगा, बट टैक्स उस ऑपरेटर से भरवाया जा रहा है जिसके थ्रू इन सर्विसेज को दिया जा रहा है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है स्पेशल चार्ज।
कुछ सर्विसेज यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जिस केस में दी जाएगी, तो ना सप्लायर ना रेसिपिएंट, द प्लेटफॉर्म विल पे द टैक्सेस। वो कौन कौन सी है सर? पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज लाइक रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर व्हीकल। सर ऑनलाइन जैसे हम देखते हैं कि ओला है, उबर है या रैपिडो वगैरह है जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जाती है। तो ऐसे केसेस में सर्विस देने वाले छोटे छोटे कैब ड्राइवर, छोटे छोटे बाइक के ओनर्स वगैरह होते हैं। सर्विसेज लेने वाले आप हम जैसे नॉर्मल कस्टमर होते हैं, बट द ऑपरेटर विल पे द टैक्सेस एक्सेप्ट, याद रखना, ओमनी बस को यहां पे बाहर रखा गया है अगर सप्लायर कंपनी, ठीक है। अगर ओमनी बस चलाई जा रही है और उसके सप्लायर कंपनी है तो फिर यहां पे 95 नहीं लगता। सर इसका मतलब क्या है? देखिए जब 95 लगता है तो सप्लायर के पास कोई अधिकार नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही कलेक्ट करेगा और सरकार के पास डिपॉजिट करवाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई? एग्जांपल लेते हैं रेड बस ऐप का। अगेन रेड बस ऐप भी एक ऑपरेटर है और ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके ऊपर आके अलग अलग बसेस के ओनर अपनी बस वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको टिकट लेनी होगी वो वहां पे रजिस्टर कर लेगा। प्रॉब्लम क्या हुई? सर मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल रखी है टूर एंड ट्रैवल की, मेरे पास 10 बसेस है और मेरी बसेस ऐसे रेड बस पे लिस्टेड है और वहां पे मैं बहुत सारे टिकट्स बेचता हूं। अब प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है? जब मेरी बसेस चलती हैं उसके ऊपर मेरी टिकट बिकती है रेड बस से, तो 95 लग जाता था सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, और टैक्सेस सारे के सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि रेड बस वाले कलेक्ट करते थे। कस्टमर टैक्स देता था बट रेड बस वालों को देता था, मुझे नहीं मिल पाता था। अब सर मैंने इतनी सारी बसेस खरीदी, उस पर इतना सारा मेरा जीएसटी लगा, इनपुट बना, बट आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा बिकॉज वो तो सीधा ई कॉमर्स वालों के पास चला गया। इसलिए सरकार ने कहा चलिए ये रिलैक्सेशन देते हैं, अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो और आप ओमनी बस चलाते हो तो उस केस में 95 नहीं लगेगा। इसका मतलब वो ऑपरेटर खुद टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है, जो बसेस चलाने वाला व्यक्ति है ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, 1-1.5 साल पहले आई थी, इसको ध्यान रखना। अकोमोडेशन सर्विसेज लाइक आप मेक माई ट्रिप वगैरह से होटल बुक करते हो तो उस केस में होटल चलाने वाला नहीं, कस्टमर नहीं, टैक्सेस कलेक्ट करके पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक माई ट्रिप की है। बट अगेन अगर होटल खुद रजिस्टर्ड है, उसकी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई है तो वो खुद टैक्सेस कलेक्ट करके पे कर सकता है। हाउसकीपिंग सर्विसेज लाइक एक अर्बन क्लैप नाम से ऐप है, उसमें आप सर्विसेज प्रोवाइडर बन सकते हो, कोई व्यक्ति कस्टमर के तौर पर रेसिपिएंट हो सकता है, बट टैक्सेस अर्बन क्लैब को पे करने हैं जो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चला रहा है। यहाँ भी वही है कि अगर आपकी खुद की पर्सनल थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई है देन यहाँ पे वो प्रोविजन नहीं लगता। एंड सेम एज रेस्टोरेंट सर्विस लाइक जोमेटो एंड स्विगी के केस में भी यही होता है। हालांकि अगर आपका ये जो होटल रेस्टोरेंट है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के अंदर बनाया गया है तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगता। सर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है? ऐसे प्रीमाइसेस जिनमें जो होटल, जैसे मान लो मेरा बेसमेंट में या फिर ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट बनाया गया है और ऊपर होटल है, इस बिल्डिंग में मेरा रेस्टोरेंट है, इस बिल्डिंग में एक होटल भी है जिसके कमरों का किराया 7500 या उससे ज्यादा है, तो मेरी जो रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज है उसके ऊपर 95 यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको टैक्स पे नहीं करना, ये रेस्टोरेंट वाले खुद पे करेंगे। तो अगेन ये एक लिस्ट थी जो 95 में बताई गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस केस में फिर टीसीएस नहीं लगेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता, जो नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पर होता है उसी को जो है कंसिडर किया जाएगा। सर ये जो माल बिक रहा है बेस तो सप्लायर रहे हैं, टर्नओवर किसकी बनेगी? सप्लायर की ही टर्नओवर में जोड़ा जाएगा, ठीक है। इनवॉइस कौन देगा? सर इनवॉइस विल बी इशूड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि टैक्सेस भी वही पे कर रहा है, वही कलेक्ट कर रहा है। इसके बाद इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव ऐड करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे चैप्टर के दूसरे पार्ट पर, कंपोजिशन स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोजिशन स्कीम। गवर्नमेंट ने देखा हमारे पास टैक्सेशन के दो मेन तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका है रेगुलर और दूसरा है कंपोजिशन स्कीम। प्रॉब्लम क्या आई? रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन बनाना क्यों पड़ा? देखिए रेगुलर स्कीम में आप बीइंग अ सप्लायर कस्टमर से टैक्सेस कलेक्ट करते हो और फिर सरकार के पास डिपॉजिट करवाते हो। आपको मंथली बेसिस पे रिटर्न भरनी पड़ती है, साल में 12 महीने हैं तो 12 रिटर्न भरनी पड़ेगी, सारा हिसाब रखना पड़ेगा कि किससे कितना माल खरीदा, किसको कितना माल बेचा, कितने परसेंट वाला है, सारी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से छोटे बिजनेसमैन को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब थ्रेशोल्ड तो आपने 20 लाख और 40 लाख और इवन कुछ स्टेट में 10 लाख बना दी, एंड बीइंग अ बिजनेसमैन 10 लाख 20 लाख 40 लाख की अगर टर्नओवर क्रॉस हो गई तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेते ही जो कंप्लायंस का बर्डन बढ़ता है, जिसकी वजह से उनके प्रोफेशनल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने कहा चलिए इनके लिए एक
सिंपल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ स्कीम लेके आते हैं, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। स्कीम के सबसे बड़े बेनिफिट, सबसे सिंप्लीफाइड बेनिफिट्स आपको क्या क्या दिए गए। नंबर 1, ये स्कीम छोटे टैक्स पेयर्स के लिए थी, वॉलंटरी नेचर है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या दिया, बहुत सारे कंसेशन दिए गए हैं जिसमें आपको किसी भी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, एक स्पेसिफाइड छोटी सी रेट से आप खुद पे कर देना। आईटीसी लेने की झंझट नहीं है यहाँ पे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको कम मेंटेन करने पड़ेंगे, रिटर्न साल में एक बार भरवाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में दिए गए। अब कंपोजिशन स्कीम में दो मेन स्कीम स्पेसिफाइड है, एक सेक्शन 10(1) एंड 10(2) में और दूसरी 10(2)(a) में है। सबसे पहले 10(1) वाली ऐड की गई थी, जिसमें कंडीशन रखी गई थी कि अगर आपकी टर्नओवर, आपकी पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख है और अदरवाइज 1.5 करोड़ है। अब यहाँ पे याद रखना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10 यही स्पेशल स्टेट्स हैं, मतलब इनकी लिमिट 75 लाख रखी गई है। तो क्या सर ये भी याद रखना पड़ेगा? यस, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये वो राज्य हैं जिनमें आपके 75 लाख से अगर ज्यादा की सेल है तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अदरवाइज 1.5 करोड़ तक की अगर आपकी सेल है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, 10(1) या 10(2) वाली। ठीक है, 10(2)(a) की बात नहीं कर रहे, दो टाइप की स्कीम थी। पहली स्कीम जनरली गुड्स वालों के लिए आई थी, हालांकि इसमें 3 टाइप के लोगों को ऑप्शन दिया गया था कंपोजिशन स्कीम का। नंबर 1, ट्रेडर ऑफ द गुड्स। इनको कहा गया था आप 1% टैक्स पे कीजिए जो भी आपकी टर्नओवर है इन द स्टेट, और आप फ्री हो जाओगे, आपको कोई फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर नहीं करनी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो नोटिफाई 2% किया गया, बट फॉर द टाइमिंग 1% की ही रेट एप्लीकेबल है। एंड लास्टली अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हो, इवन इट इज अ सर्विस, तो कंपोजिशन स्कीम का जो एग्जिस्टिंग वर्जन था वो सर्विसेज के लिए था, लेकिन सिर्फ एक सर्विस थी रेस्टोरेंट वाले, उन्हें 5% टैक्स पे करना है 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। फिर लोगों ने कहा सर गुड्स के साथ थोड़ी बहुत सर्विस तो दो, लाइक मान लीजिए अगर मैं एक ट्रेडर हूं, मैं स्पेयर पार्ट्स बेचता हूं, सर छोटी मोटी रिपेयरिंग भी करनी पड़ जाती है। मेरी मोबाइल की दुकान है सर, मैं मोबाइल कवर्स बेचता हूं तो छोटे मोटे रिपेयरिंग भी कर देता हूं। तो ऐसे केसेस में अगर आप ट्रेडर नहीं थे तो पहले ये स्कीम अवेलेबल नहीं थी, तो लेटर ऑन सरकार ने कहा आपको हम अलाउ करते हैं, आप 10% तक अपने टर्नओवर का या 5 लाख विच एवर इज हाइयर तक इतने सर्विसेज दे सकते हो। तो ये छोटी सी सर्विस भी ऐड की गई 10(2) के थ्रू, जिसमें आपको कहा गया कि आप थोड़ी सी सर्विसेज भी दे सकते हो और आपकी रेट यही रहेगी फिर भी। लेकिन फिर जो मेनली सर्विस प्रोवाइडर थे, लाइक सैलून चलाने वाले हैं, कोई सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है, कम प्रैक्टिस करता है, जो छोटे लेवल पे सर्विसेज देने वाले थे, वो बोले सर हमारा क्या होगा, आपने गुड्स वालों को तो छोटा बिजनेसमैन माना, हम भी तो सर्विसेज देते हैं, छोटे लेवल पे देते हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर 10(2)(a) इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली सर्विस वालों के लिए लाया गया था, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि सर्विस वालों के लिए, बिकॉज वर्डिंग क्या यूज की गई, जो व्यक्ति 10(1) नहीं ले सकता वो 10(2)(a) ले सकता है। इसका मतलब सर मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए, एक व्यक्ति है मिस्टर ए, उस मिस्टर ए के गुड्स बिकते हैं सर, वो गुड्स बेचता है 30 लाख रुपीस के, वो 30 लाख के गुड्स बेचता है और वो सर्विसेज भी देता है सर, सर्विसेज देता है सर वो 10 लाख की। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, क्या वो 10(1) की जो नोटिफाइड स्कीम है उसको ऑप्ट कर सकता है? आपको कहे सर 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी है तो 75 लाख से कम है, बट द प्रॉब्लम इज वो गुड्स के साथ सर सर्विसेज बेच रहा है। सर्विसेज कितनी हो सकती है सर? इसकी जो टोटल टर्नओवर है, इस टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख विच एवर इज हाइयर। तो सर टोटल टर्नओवर का 40 लाख का 10% 4 लाख या 5 लाख, यानी 5 लाख तक अलाउड है, बट वो सर्विसेज तो सर 10 लाख दे रहे हैं। इसका मतलब वो 10(1) नहीं ले सकता। इसका मतलब सर अगर वो 10(1) नहीं ले सकता तो वो 10(2)(a) जरूर ले सकता है। सर ये तो गुड्स भी बेच रहा है, सेक्शन 10(2)(a) में कहीं नहीं कहा गया कि आप गुड्स नहीं बेच सकते। सेक्शन 10(2)(a) कहता है कि अगर आप 10(1) में एलिजिबल नहीं हो देन यू कैन कम टू 10(2)(a), आप 2A को ऑप्ट कर सकते हो। तो यस ही कैन ऑप्ट 10(2)(a), बट इसको सर टैक्स 6% भरना पड़ेगा इस केस में, 3% CGST एंड 3% SGST। तो बेसिकली लाया सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए गया था, लेकिन इसका बेनिफिट गुड्स बेचने वाले भी उठा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि गुड्स बेचने वाला 10(2)(a) नहीं ले सकता, बट पहले आप 10(1) को ट्राई करोगे, अगर उसमें इनएलिजिबल हुए देन आप 10(2)(a) में आ सकते हो। ये बात यहां पे बताई भी गई है
कितना टैक्स पे करना है सर? 6%। कुछ लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे नहीं ले सकते। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। इस एक्ट में, जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में जो आपके गुड्स टैक्सेस के लिए लेविएबल नहीं है, जो इस एक्ट में कवर अप नहीं होते, उनकी सप्लाई करने वाले लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। इंटरस्टेट सप्लाई अगर आप करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई, इंटरस्टेट सेल करने वाले अगेन कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे टैक्स पेयर जो विद इन द सेम स्टेट गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं उनके लिए, इंटरस्टेट सप्लायर के लिए नहीं है। याद रखना, इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो, इनवर्ड सप्लाई हो सकती है। ऐसे ने एक बार क्वेश्चन किया था, मिस्टर ए हरियाणा से है बट वो दिल्ली से माल खरीदते हैं, क्या वो कंपोजिशन ले सकते हैं? यस। वो हरियाणा से दिल्ली बेच नहीं सकते, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। और स्पेसिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर भी, ये स्पेसिफाइड गुड्स हमने रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो सेम आइटम्स है सारे के सारे, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, देन वहां पे एरिएटेड वाटर्स हैं या फिर आपके ब्रिक्स वगैरह के कुछ प्रोडक्ट थे यहाँ पे। लेकिन याद रखना, ओनली मैन्युफैक्चरर को कहा गया है, यानी कि पान मसाले का ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, आइसक्रीम का ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। हालांकि उसे हाइयर लिमिट 40 लाख की नहीं मिलेगी, वहां पे कहा गया था कोई भी व्यक्ति जो इनकी सप्लाई करता है, वहां मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज्ड नहीं है। एंड लास्टली, सीटीपी और एनआरटीपी, ये भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्हें इस सिंप्लीफाइड स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। चलो, अब यहाँ पे आपको जब चेक करना है कि 75 लाख या 1.5 करोड़ की टर्नओवर या 50 लाख इन केस ऑफ 10(2)(a), 10(2)(a) में 50 लाख की सालाना लिमिट की गई है, तो आपको पिछले साल के टर्नओवर देखने हैं। और याद रखना, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो तो सर कल हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में कि एग्रीगेट टर्नओवर में सर सब कुछ जोड़ा जाता है, आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सब कुछ, इवन एक्सपोर्ट भी। इवन सर हमने इंटरेस्ट को भी जोड़ा था, जो आपने लोन दिया है किसी को और बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया तो उसको भी जोड़ा था, बट अब उसे सर्विस नहीं मानते, गुड्स जैसा मानते हैं। आपको हाइयर थ्रेशोल्ड मिल जाती है 40 लाख की। यहां पे क्या किया गया है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सेम है, आपको पैन इंडिया बेसिस पे पूरी टर्नओवर जोड़नी है पिछले साल की। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां वो इंटरेस्ट वाली सर्विस को काउंट ही नहीं किया गया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सर वहां तो आप कह रहे थे सेक्शन 22 के पर्पज से जब आप एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो तो उसे जोड़ना है, जब आप ये देखते हो कि वेदर रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं। लेकिन जब आप ये देखते हो कि कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर आपको यहां पे उसको एक्सक्लूडेड रखना है, इसको काउंट नहीं करना। चलो नेक्स्ट, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने लिमिट क्रॉस कर दी है तो फिर आप रेगुलर स्कीम में मैंडेटरीली स्विच करना पड़ेगा, आप लायबल हो जाते हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कंपोजिशन छोड़नी पड़ेगी। देन ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है जिनके लिए आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। अब इसमें लीगल प्रोविजन क्या है सर? कुछ बातें जो याद रखनी है, क्या इन्हें टैक्सेस भरने पड़ेंगे आरसीएम के? यस, अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, वहां साफ साफ बोला गया है। सिमिलर वे में सिक्योरिटी सर्विस, साफ साफ बोला गया कि कंपोजिशन वालों को नहीं भरना, तब तो आप एग्जम्प्टेड हो, अदरवाइज आपको हमेशा भरने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इन्हें हमेशा मेंशन करना पड़ेगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, हम टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते। ये खास बात होती है, लोगों से टैक्सेस लेते नहीं है, आईटीसी इनको मिलता नहीं है। इन्हें अपने नोटिस बोर्ड पे भी लगाना होता है कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। ये टैक्स इनवॉइस नहीं बनाते बिकॉज ये टैक्स नहीं कलेक्ट करते, ये बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं। सर कंपोजिशन स्कीम से बाहर कब निकल सकते हैं? कभी भी। आप ड्यूरिंग द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कभी भी छोड़ के जा सकते हो। लेकिन सर एक रेगुलर वाला कंपोजिशन में आना चाहे तो ऐसा सिर्फ नए फाइनेंशियल ईयर से हो सकता है, मिड ऑफ द ईयर स्विचिंग नहीं हो सकती। क्या हम कंपोजिशन से छोड़ के जा सकते हैं? यस, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इवन प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हो तो वो आपको नोटिस इश्यू कर सकता है। आप आईटीसी क्लेम कर नहीं सकते, जो भी टैक्सेस होंगे आपको कैश में खुद से ही भरने पड़ेंगे। सर इन्हें टैक्सेस क्वार्टरली भरने होते हैं सीएमपी 08 से, हर क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख, और साल में रिटर्न एक ही बार भरनी होती है जीएसटीआर 4। एक चीज ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सिलेक्टिव बेसिस पे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में है और कुछ रेगुलर स्कीम में है, या तो थ्रू आउट द इंडिया कंपोजिशन स्कीम चलेगी या थ्रू आउट द इंडिया रेगुलर स्कीम चलेगी। तो दिस वाज चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी। 2 सेक्शन हमने डिस्कस किए, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 आरसीएम के लिए था बेसिकली और सेक्शन 10 कंपोजिशन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे नेक्स्ट क्लास में अगेन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चंस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।